अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे और जो रिसेंटली काबुल में धमाके हुए और उनके पीछे महरक़ात क्या हो सकते हैं और अभी काबुल की और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्यों इंतहाई ज़रूरी है। और तालिबान ने जो पहले तुर्की को भी ये कह रहे थे कि वो 31 अगस्त तक अपनी फ़ौजों का इनखला जो है कि वो मुकम्मल करें तमाम नेटो अफवाज के साथ, उनके भी तमाम फ़ौजी यहाँ से चले जाएँ। लेकिन अब तालिबान जो है तुर्की से ये अपील कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से जो है कि वो अपने सिक्योरिटी एहलकार काबुल एयरपोर्ट के ऊपर तैनात करें। और अब तुर्की जो है कि ये हालात का जायज़ा ले रहा है कि क्या सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात होंगे और जो सिक्योरिटी ख़दशात इवन तुर्क अफवाज के लिए हैं, दाइश हो या कोई और एलिमेंट जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी या अमन के ख़िलाफ़ जो है कि कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं तुर्की के लिए। इस चीज़ का भी वहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है। उसके बाद फिर फ़ैसला किया जाएगा कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से तुर्की क्या डिसीजन लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा बेचैनी इस वक्त जो है जो सकूत काबुल हुआ उसके बाद मगरबी दुनिया जो है बड़ा मुताद अंदाज से तालिबान को उनकी पॉलिसियों को मॉनिटर कर रही है। और फिर उसके बाद उनका भी ये ख्याल है कि अगर तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ और जो ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स हैं, मिनॉरिटी राइट्स हैं, अगर उनको प्रोटेक्शन देते हैं तो वो उनको तस्लीम करने में कोई मुज़ायका नहीं है। जबकि ख़ित्ते के दीगर ममालिक जिनमें ईरान है, जितनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 3 ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ये भी ऑलरेडी पहले ही तालिबान के साथ ताउन के हवाले से बातचीत जो है कर चुके हैं। और पाकिस्तान का भी ये ख्याल है और बाकी ममालिक का भी ये ख्याल है कि तालिबान को वक्त दिया जाए और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखा जाए और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाए। लेकिन इंडिया के अंदर इंतहाई बेचैनी और एक आग लगी हुई की कैफियत है वहाँ पर। उनका जो मीडिया है जिस तरीके से इश्ताल फैला रहा है, जिस तरीके से अभी भी मुसलसल वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है जो माजी में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की गई, अफ़गानिस्तान की क़यादत को इस्तेमाल किया गया, अफ़गानिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कि वो बयानात के हवाले से। तो अभी काबुल से तो वो आवाज़ें नहीं उठ रही, ना वहाँ की सियासतदानों से, ना सियासी क़यादत से, ना ही वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही है, ना ही अफ़गानिस्तान का मीडिया अभी इस सिलसिले में उस तरह से इश्तियाल फैला रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर अभी भी सीख हुआ है और आग बगोला हुआ है। जबकि इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से या स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के हवाले से लिखाते हैं, और इवन जो साबिक जर्नैल हैं इंडियन फोर्सेस के, उन्होंने इंडिया की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी थी उसके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है और ये कहा है कि ये इंडिया की कोई स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये इंडिया जो है किसी खुशफहमी में मुब्तला था और इन्होंने कोई दुरुस्त फ़ैसले और बर वक्त दुरुस्त फ़ैसले नहीं किए, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है कि वो बिल्कुल एक तनहा जो है सारे अफ़गानिस्तान प्रोसेस के अंदर जो है कोई एक साइड पे खड़ा हुआ है। और इसकी एक और जो एलिमेंट था कि वो इंडिया के एक साबिक जर्नल हैं HS पनाग हैं, उन्होंने जो आर्टिकल भी लिखा और उन्होंने कहा कि इंडिया ने तकिया किया हुआ था शुमाली इत्तेहाद की जो क़यादत है उसके ऊपर और उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की गई थी उनके अंदर। और ये ख्याल था कि अगर तालिबान दोबारा को ताकत पकड़ते हैं तो फिर शुमाली इत्तेहाद को उनके खिलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस फेलियर का ये आलम है कि जब सकूत काबुल हो रहा था तो उस वक्त तमाम नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप जो है इस्लामाबाद में बैठी हुई और पाकिस्तान की क़यादत से और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत से मुज़ाकरात कर रही थी। और अब इंडियन मीडिया और एंटी अफ़गानिस्तान या एंटी तालिबान मीडिया जो है वो इस किस्म की ख़बरें फैला रहा था कि शुमाली इत्तेहाद और पंजशेर वादी के अंदर जो है कि वो तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान जो है वो बड़ी संगीन झड़पें हो रही हैं या इस किस्म का एक नया फसाद पैदा हो रहा है। और बहुत से लोगों ने इस पर उम्मीदें लगा ली थी कि अच्छा जी कि पंजशेर के अंदर से लोग उठेंगे और फिर तालिबान के ख़िलाफ़ ये होगा या वो होगा। लेकिन फिर ये भी देखा कि तालिबान और पंजशेर और जो शुमाली इत्तेहाद की क़यादत है उनके दरमियान जंगबंदी का माहिदा भी हो गया। तो ऐसे रोज़ पे जब जंगबंदी का माहिदा हो रहा था तो उसी दिन जो है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर ये धमाके हुए, जिसके नतीजे में बड़ा जानी नुकसान हुआ। और अब ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ जो बड़ी वज़ाहत के साथ सामने आई हैं कि वो ये है कि जो इंडियन फेलियर हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सी वॉर शुरू की थी और इसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की जा रही थी, तो सारे जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें किसी और को नाकामी हुई हो या ना हुई हो, नेटो को या अमरीकी हो,
अफवाज को। लेकिन इंडियन जो फेलियर इसके अंदर हुआ है और इंडियन की जो नाकामी है इसके ऊपर जो है कि पूरा इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा सीख पाया, और इसके ऊपर वो सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान की सियासी क़यादत के ऊपर बिल्कुल इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं जी कि इमरान खान और बाजवा का अलायंस और तालिबान उनके बच्चे हैं, और इस किस्म की बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन इस बात के ऊपर कोई भी नहीं सोच रहा कि 20 साल की इन्वेस्टमेंट, कोई 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, और फिर जितनी भी ट्रेनिंग्स और तरबियत दी गई इंडिया की तरफ से भी, नेटो अफवाज की तरफ से भी, अमरीकी अफवाज की तरफ से, वो सारी की सारी कहाँ चली गई? क्या ये सिर्फ किराए के फ़ौजी थे जो एकदम से जब लड़ने का वक्त आया तो सब के सब गायब हो गए? तो इस पहलू के ऊपर भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें इंडियन जो किरदार है वो सारा, और इंडियन जो फेलियर है वो सारा सामने खुल कर आया। और इसको जो भारतीय जनरल HS पनाग हैं उन्होंने भी इसको लिखा है, और उन्होंने ये कहा कि जो भारत इस वक्त उलझन का शिकार है, भारत को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए थे, तालिबान को इंगेज करना चाहिए था। लेकिन जो इंडिया के अंदर हिंदू जो इंतहा पसंदी की सोच है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जो है, उसकी बिना पर उन्होंने तालिबान को जो है कि वो एक हवा बना के रखा, और दहशत गर्दी और क्या क्या एलिमेंट लगा रहे थे। दुनिया जो है कि उनके साथ बातचीत कर रही थी, और इंडिया जो है कि वो उनको दहशत गर्द और क्या से क्या करार देकर जो उनसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब उनके लिए मसला बना हुआ है कि वो तालिबान को तस्लीम करें, बात करें, या क्या करें या ना क्या करें। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी वो सब की सब जो है कि वो ज़ाया हो गई। तो उन्होंने जो इसमें 2-3 बातें कहीं, उनको यही था जी कि एक तो इंडिया को अभी जिस मुश्किल में फंसा हुआ है उसको तालिबान से बात करनी चाहिए, एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उनका ये कहना है जी कि इंडिया जो है इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ इस वक्त पहुँचा हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर था। दूसरा ये था कि इंडिया को अमेरिका के हकीकी जो इरादे हैं उनसे आगाह नहीं थे, और फिर इंडिया को तालिबान की ताकत का भी अंदाज़ा नहीं था, उनके बारे में बड़ी खुशफहमी या बदगुमानी थी इंडिया के अंदर। और फिर तीसरा जो है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बदउनवान सियासी क़यादत या हुकूमत थी उसके ऊपर इंडिया ने तकिया किया हुआ था, और उसको वहाँ की असल से सियासी ताकत या क़ुव्वत है उसका भी अंदाज़ा नहीं था, जिस वजह से इंडिया को ये सारे के सारे हालात देखना पड़े। और अब वो उन्होंने सारी सिचुएशन को जो इंडिया की जो हिस्टोरिकल इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया, और कहा कि अब इंडिया जो है फंसी हुई कैफियत के अंदर है कि उनको नहीं समझ आ रही कि वो किस तरफ जाएँ, तालिबान से बात करें या ना करें। लेकिन उनकी राय यह है कि इंडिया को तालिबान से बात करनी पड़ेगी जल्द या बदेर, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर बेचैनी का ये आलम है कि उन्होंने अभी एक अफ़गान पार्लियामेंट की ख़ातून रुकन है रंगीना कारगर जो है, वो अफ़गानिस्तान गई थी दुबई फ़्लाई के ज़रिए। उन्होंने इस्तांबुल से फिर जो है कि दिल्ली की परवाज़ ली थी, और ये परवाज़ थी 20 अगस्त को, और उनकी अपॉइंटमेंट थी दिल्ली में डॉक्टर के पास, और उसके मेडिकल चेकअप के लिए गई थी, और उन्होंने 22 अगस्त को वहाँ से वापस आना था। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंची तो इंडियन जो हुकाम थे उन्होंने उनको 2 घंटे तक एयरपोर्ट के ऊपर रोके रखा, और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट भी दिखाई, उन्होंने कहा कि वो इस किस्म की सूरत हाल नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान से भागी हैं या यहाँ पनाह लेने आई हैं या इस किस्म का मामला हो। वो अपने इलाज के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए आई हैं, और उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। लेकिन इंडियन ऑफिशल्स ने उनको तस्लीम करने से इनकार किया और उनको डिपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी नाराज़गी का भी इज़हार किया और हैरत का भी इज़हार किया कि इंडिया की एक तरफ जो है कि पहले अफ़गानिस्तान के साथ इतनी हमदर्दी और इतनी कुर्बतें का इज़हार किया जाता था, और अभी आलम है कि वो वहाँ की जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनको भी यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए जो है कि नहीं रुकने दिया जा रहा, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर जो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया की जो पहले भी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बज़ाहिर दिखाई दे रही थी, वो उस पायदार इसलिए नहीं थी कि अफ़गानिस्तान और भारत की कोई सरहदें लगती ही नहीं है, दरमियान में पूरा एक पाकिस्तान है, और इसलिए
इंडिया ने अगरचे प्रॉक्सी वार के लिए अफ़गानिस्तान को यूज़ किया, लेकिन अब जो है कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अफ़गानिस्तान की क़यादत भी ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ की जो लीडरशिप है उन्होंने ये बावर भी करवाया इंडियन लीडरशिप को कि वो ज़रा चौकन्ने रहें कि अब जो है कि वो अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो इस किस्म के धमाके हुए हैं, इसमें अगरचे दाइश ने इसको तस्लीम किया है, लेकिन दाइश जो है इंटरनेशनली कब लॉन्च हुई, उसके पीछे कौन अवामिल थे, किन्होंने उसको फाइनेंस किया, किन्होंने उनको सपोर्ट किया और फिर कौन उनको अफ़गानिस्तान तक लेकर आए, ये सारी दुनिया जानती है। इसके ऊपर बात करना जो है कि वो कोई इतना ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब दुनिया अफ़गानिस्तान से अब निकल रही है और अफ़गानिस्तान में अभी दुनिया का एक हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है कि वो तालिबान को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उनकी अगर सोच बदली सी नज़र आ रही है, वो तमाम सियासी मुतारिब ग्रुपों को अपने साथ शामिल करने के लिए भी तैयार हैं, और फिर दुनिया के दो बड़े मुल्क चीन और रूस और इनके साथ साथ बाकी इस रीजनल तमाम ममालिक जो हैं कि वो तालिबान के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनको इकनॉमिक सपोर्ट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे हालात में कौन लोग हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर सकते हैं? अगर अफ़गानिस्तान मुस्तहकम होता है तो इसके नतीजे में जो इस रीजनल ट्रेड है, रीजनल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, रीजनल पीस के नतीजे में, चाहे वो EC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी हो साउथ एशिया के साथ, तो ये सारी की सारी चीज़ें मजबूत और मरबूत होंगी। इसी तरह जो चाइना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, वन बेल्ट वन रोड जो है, सी पैक के हवाले से ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। फिर रशिया जो है जो तारीख़ी एतबार से भी वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता था, उसके भी रास्ते खुलेंगे। तो इन हालात में यकीनन जो बदअमनी इस वक्त फैला रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये वही अनासर हैं जो कभी भी यहाँ पे इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली इस रीजन की नहीं चाहते। और इसमें इंडिया को जो है कि वो थोड़ा सा ये सोचना होगा कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम और अमन के हवाले से इस वक्त किरदार अदा करे, तो इंडिया और साथ साथ जो मसला कश्मीर भी है, इस इलाके में बड़ा मसला है जिसकी वजह से पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो रहे, अगर इनको मामलात को हल कर ले और समझ ले तो इंडिया को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स और फिर और आगे तक जो है कि रसाई हासिल हो सकती है, और वो भी इन तमाम इकनॉमिक और ट्रेड इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अगर उसने अभी भी वही सोच जो हिंदू बालादस्ती या इंडिया की इलाकाई बालादस्ती की सोच अपनाने की कोशिश की, तो इंडिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा सिवाय रसवाई के, जैसे कि काबुल में उनको सकूत काबुल के बाद रसवाई का सामना करना पड़ा, और अब उनकी अपनी ही मिलिट्री लीडरशिप और अपनी ही उनके दानिश्वर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मुस्तकबिल में भी अगर उन्होंने अपनी हिकमत अमली ना बदली तो फिर उन्हें मुस्तकबिल में भी ऐसी ही रसवाई का सामना करना पड़ेगा।